2.5 साल तक साथ रहने के बाद महत्वाकांक्षी कलाकार बेन अपनी पहली असली गर्लफ्रेंड सूजी से ब्रेकअप से गुजर रहा है। वह उस पर चिल्लाती रहती है, लेकिन चूंकि वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस वहीं खड़ा रहता है, इसलिए वह भी उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है। बेन को कॉलेज के अपने आखिरी साल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन वह ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि उसे लंच के दौरान सूजी को एक नए लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखना पड़ता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह उसे धोखा दे रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त शॉन कहता है कि उसे बेहतर महसूस करने के लिए रिबाउंड की जरूरत है, लेकिन बेन को ऐसे लड़के की सलाह पर भरोसा करने में परेशानी होती है, जिसकी हमेशा महिलाओं के साथ बुरी किस्मत होती है। कला कक्षा के दौरान वह मॉडल के बजाय एक सुंदर सहपाठी का चित्र बनाना शुरू कर देता है और शिक्षक उसे इसके लिए डांटता है। छात्र आवास गृह में रहने का मतलब है कि बेन अपनी उम्र के 120 लोगों के साथ इमारत साझा करता है, इसलिए हर रात वह उन्हें गंदे होते हुए सुनता है। आज रात वह सो नहीं सकता, इसलिए उसने सूजी को फोन करके उसे जगाने का फैसला किया। वह उससे माफी मांगता है और उसे फिर से साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और नए लड़के का जिक्र करती है। इसके बाद भी बेन सो नहीं पाता और सूजी के साथ अपनी तस्वीरें देखने लगता है। वह उन्हें जलाने के बारे में सोचता है, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला पाता। जैसे जैसे दिन बीते हैं, बेन को अनिद्रा की समस्या हो जाती है। वह सोने की कोशिश करने के लिए कई तरीके आजमाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता है, और भले ही वह खुद को व्यस्त रखने के लिए अलग अलग गतिविधियां चुनता है, लेकिन उसके विचार बार बार सूजी के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक शाम वह किराने की दुकान पर नाश्ता ले रहा होता है और देखता है कि वे रात की शिफ्ट के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। वह एक आवेदन भरता है और साक्षात्कार के दौरान ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी उसे नौकरी मिल जाती है। अब बेन अपनी अनिद्रा का उपयोग कुछ पैसे कमाने के लिए कर सकता है। उसके सहकर्मियों में से एक कैशियर शेरोन है, जो बहुत अच्छी और स्वागत करने वाली है। एक रात वह देर से आती है और उनके बॉस जेनकिंस उसे डांटते हैं, लेकिन बेन उसे थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हुए देख सकता है। नौकरी बहुत उबाऊ हो जाती है, इसलिए बेन ध्यान नहीं देता और ग्राहकों को घूरता रहता है, इसलिए जेनकिंस को भी उसे लगातार डांटना पड़ता है। शेरोन अपनी घड़ी को टेप से ढक कर रखती है और स्टोर की घड़ी को देखने से बचती है, क्योंकि समय देखने से ऐसा लगता है कि वह धीमी हो गई है। बेन का दूसरा सहकर्मी बैरी है, जो एक बार एक मूर्खतापूर्ण साइकिल वीडियो के कारण इंटरनेट पर वायरल हो गया था। तब से वह अपनी रातें अपने स्कूटर पर स्टोर पर बिताता है। बैरी और मैट मीट सेक्शन के प्रभारी हैं और अपना समय उत्पादों के साथ अनुचित मजाक बनाने में बिताते हैं। वे शरारतें भी करते हैं, जैसे महिलाओं की टोकरियां में शरारती दिखने वाली शैम्पू की बोतलें डालना, ये देखने के लिए कि क्या वे उन्हें गंदे खिलौनों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदती हैं। एक रात जब जेनकिंस आसपास नहीं होता है, मैट और बैरी स्कूटर रेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक महिला की शॉपिंग कार्ट से टकरा जाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और बेन स्टोर की उबाऊ दिनचर्या में फंस जाता है। अपनी 8 घंटे की शिफ्ट को छोटा करने का तरीका खोजने के लिए बेताब, वह कल्पना करना शुरू कर देता है कि वह समय को ऐसे रोक सकता है जैसे रिमोट से उसे रोक दिया हो। वह खुद को बिना जज किए या घूरे सभी ग्राहकों के बीच चलते हुए देखता है, लेकिन वह अपनी पसंद की महिलाओं को जितना चाहे घूर सकता है। यह सब दिवा स्वप्न देखते हुए बेन अपने अतीत के बारे में भी सोचता है और कैसे वह अपनी कला के साथ सुंदरता को कैद करने में रुचि रखने लगा। जब वह एक बच्चा था, उसके माता पिता ने एक विदेशी छात्रा को अपने घर में रखा था, जो बिना कपड़ों के घर में घूमना पसंद करती थी। उसके नंगे रूप को देखकर उसके अंदर कुछ जाग गया और तब उसने चाहा कि वह समय को रोककर उसे हमेशा के लिए देखता रहे। अब वह कल्पना करता रहता है कि समय को रोक पाना कितना उपयोगी होगा। वह स्टोर के ग्राहकों के कपड़े उतार सकता था और उन्हें अपने दिल की इच्छा अनुसार खींच सकता था, बिना किसी आरक्षण या निर्णय के उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकता था। वह खरीदारी करने वाली यादृच्छिक महिलाओं से एक पूरी स्केचबुक भर सकता था और वह यह सुनिश्चित करता था कि बाद में उनके कपड़े ठीक हो जाएं। बेन इस अवसर का उपयोग शरारत करने के लिए भी करता था, जैसे जेनकिंस को गिरती हुई वस्तुओं के नीचे रखना। दिन के दौरान सीन बेन से मिलने जाता है और उसे सूजी के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन बेन थका हुआ है क्योंकि वह बार बार एक ही भावनाएं साझा कर रहा है। फिर भी यह उसके दिल टूटने में मदद नहीं करता है। बेन और सीन एक साथ बड़े हुए और जब वे सिर्फ बच्चे थे, सीन ने बेन को अपने माता पिता के बिस्तर के नीचे मिली गंदी पत्रिकाएं दिखाई। इसने बेन को शरीर को देखने का एक अधिक कलात्मक तरीका सिखाया और कैसे कुछ हिस्सों को करीब से देखा जा सकता है। लड़कों को पत्रिकाओं को देखने से उनकी पैट में लकड़ी लग गई थी, इसीलिए जब सीन की मां ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उसने सोचा कि वे एक दूसरे के साथ हैं। सीन वन नाइट स्टैंड का बहुत बड़ा प्रशंसक है, जिसे वह नताली कहता है। यह नाम एक किशोर पड़ोसी से आया है, जिसे वह एक बच्चे के रूप में जानता था,
जो लड़कों से अपने निजी अंग दिखाने के बदले में पैसे लेती थी। स्टोर में बेन बैरी और मैट की बेवकूफी भरी शरारतों का शिकार होता है। नए कर्मचारी ब्रांड का दावा है कि वह मार्शल आर्ट जानता है और विशेष मुद्राओं का उपयोग करके सफाई करता है। जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो ब्रांड बस थप्पड़ मारता है। मैट बेन धीरे धीरे शेरोन पर क्रश विकसित कर रहा है और यहाँ तक कि उसके साथ अपना खाना भी शेयर करता है और चाहता है कि वह इस पल को हमेशा के लिए सहेज कर रख सके। एक रात बिना यह सुनकर तबाह हो जाता है कि मैट ने शेरोन को बाहर चलने के लिए कहा और उसने स्वीकार कर लिया। मैट डेट के लिए अपनी योजनाओं के बारे में गंदी बातें करना शुरू कर देता है, इसलिए बेन को अपने सभी क्रश को याद करते हुए दूर जाना पड़ता है। उसका पहला क्रश एक पेशेवर धावक था जिसे उसने ओलंपिक आयोजनों में देखा था। वह उससे आकर्षित था क्योंकि वह नंगे पैर दौड़ती थी। उसका दूसरा क्रश उसकी बायोलॉजी टीचर थी क्योंकि बेन को उसके बहुत टाइट स्वेटर और सुंदर स्कर्ट पसंद थे। सबसे बड़ा क्रश तानिया नाम की एक सहपाठी थी। एक दिन उसका हाथ टूट गया और वह प्लास्टर पहनकर कक्षा में आई, इसलिए बेन को उसे इससे जूं छते हुए या अपनी खुजली का ख्याल रखने के तरीके ढूंढते हुए देखना अच्छा लगा। जब तानिया ने उसे कास्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो बेन ने केवल एक एक्स बनाया। कास्ट हटने के बाद उसका हाथ बालों से ढका हुआ था और दूसरे लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। बेन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह अभी भी सुंदर है, इसीलिए वह उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो गई। जब तानिया ने उससे अपना पहला चुंबन मांगा तो बेन घबरा गया और उसने उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा। वह उम्मीद कर रहा था कि शनिवार को बिना किसी के स्कूल आने से यह पी और भी रोमांटिक हो जाएगा। हालांकि तानिया चुंबन के लिए नहीं आई और फिर कभी कक्षा में नहीं आई क्योंकि परिवार देश से बाहर चला गया। वर्तमान में बेन और सीन शतरंज खेल रहे हैं और सीन बता सकता है कि बेन अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि वह हार रहा है। बेन ने स्थिति को शेरोन के साथ साझा किया और सीन ने उसे सलाह दी कि वह उम्मीद ना खोए क्योंकि केवल एक तारीख का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेन जानता है कि शॉन पहली तारीख को छेड़छाड़ करता है, इसलिए उसकी सलाह का कोई मतलब नहीं है। अगले दिन जब रात की शिफ्ट शुरू होती है तो मैट समूह को शेरोन के साथ अपनी तारीख के बारे में सभी विवरण बताता है, जिसमें उसके नग्न शरीर का विवरण भी शामिल है। बातचीत को जेनकिंस ने बाधित किया, जिन्होंने घोषणा की कि वे अगले सप्ताह अंत में एक अन्य शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ एक फुटबॉल मैच खेलेंगे। जब दिन आता है, शेरोन उनका समर्थन करने के लिए आता है और बेन को यह देखना पड़ता है कि मैट उसके साथ कैसे छेड़खानी करता रहता है। दूसरी टीम के पास अच्छी वर्दी और अच्छा संचार है, इसलिए बेन के समूह को ज्यादा उम्मीद नहीं है। बेन का समूह गिरता रहता है और एक दूसरे से टकराता रहता है और जेनकिंस मैदान के बीच में ही लगातार व्यापारिक फैसले लेता रहता है। उनके विरोधी कभी कभी गंदा खेल खेलते हैं, लेकिन रेफरी को इसकी भनक तक नहीं लगती और बेन की टीम को जेनकिंस को उसे पीटने से रोकना पड़ता है। ब्रायन एक बहुत ही खराब गोलकीपर है जो किसी तरह गेंद को अपने गोल क्षेत्र में उछाल देता है। 1 मिनट शेष रहते बेन की टीम 26-0 से हार रही है, इसलिए जेनकिंस चाहता है कि मैच समाप्त होने से पहले वे कम से कम एक गोल तो करें। योजना के अनुसार बेन जेनकिंस को गेंद देता है और वह उसे गोल क्षेत्र में किक करता है, लेकिन गेंद धातु की पट्टी पर उछल जाती है। मैट तुरंत गेंद को किक करता है और गलती से जेनकिंस के चेहरे पर लग जाती है। इस सब मस्खरी से थककर बेन कल्पना करता है कि इस पल को रोकना और शर्म से बचने के लिए मैच से बाहर निकल जाना कैसा होगा। वह ड्रिंक के लिए जाने से पहले 1 सेकंड के लिए श्रवण को घूरता, लेकिन इस पल को एक अजीब सी आवाज से बाधित कर दिया जाता। अचानक एक आमी भागकर बाहर चला जाता और बेन को एहसास होता कि वह कितना असफल है कि अपनी कल्पना में भी वह चीजें अच्छी तरह से नहीं कर सकता। मैच पर वापस आते हैं। जेनकिंस की नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसीलिए उसे डॉक्टर की जरूरत है। अपने बॉस को अस्पताल ले जाने से पहले मैट बेन से शेरोन को घर ले जाने के लिए कहता है। हालांकि दोनों एक कैफे में पहुंच जाते हैं। बेन शेरोन से मैट के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि वे सिर्फ दोस्त होने के नाते फिल्म देखने गए थे। मैट द्वारा बोले जा रहे झूठ को सुनकर वह डर जाती है और बताती है कि वह अकेली है क्योंकि उसका पिछला बॉयफ्रेंड यूएस से चला गया है। बदले में बेन उसे सूजी के बारे में बताता है। वे अपने जीवन के विकल्पों, कॉलेज और भविष्य के सपनों के बारे में कुछ देर बात करते हैं। शेरोन सोचती है कि चित्रकार रोमांटिक होते हैं क्योंकि वे हर चीज में सुंदरता देख सकते हैं। बाद में जब बेन शेरोन को घर ले जाता है तो वे दोनों असहज महसूस करते हैं, इसीलिए उनका चुंबन करने का प्रयास विफल हो जाता है और यह गाल पर एक चुंबन बनकर रह जाता है। अगली रात जेनकिंस से ग्रीवा कॉलर और चेहरे पर पट्टियां बांधकर काम पर आता है। वह दावा करता है कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है और घोषणा करता है कि वह जन्मदिन की पार्टी मनाएगा।
शेरोन बेन से पार्टी के लिए उसका साथी बनने के लिए कहती है और वह सहमत हो जाता है। निजी तौर पर जेनकिंस लड़कों से कहता है कि उसे अपनी पार्टी के लिए गंदी नरत्की चाहिए और बेन से उसे किराए पर लेने के लिए कहता है। अगली दोपहर बेन सीन से मदद मांगता है और वह सहमत हो जाता है, बशर्ते कि उसे भी पार्टी में शामिल होने का मौका मिले। दोनों एक बार में जाते हैं और नर्तकी को देखते हुए बियर पीते हैं जो थोड़ी लंगड़ी है, जबकि सीन उसके साथ बातचीत करता है। बेन शेरोन को एक विदेशी नर्तकी के रूप में कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाता है। चाहे कितने भी दिन या हफ्ते बीत जाए, बेन अभी भी सो नहीं पाता है। हालांकि वह अब सूजी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। रात में सोते समय वह उसे अपने साथ ले जाता है। वह कल्पना करता रहता है कि उसके पास समय रोकने की शक्तियां हैं, लेकिन अब यादृच्छिक महिलाओं को देखने के बजाय वह शेरोन को देखता है और कल्पना करता है कि उसके पास दुनिया का सारा समय है। उसकी सैकड़ों पेंटिंग बनाने के लिए पार्टी से एक रात पहले शेरोन पुष्टि करती है कि वे साथ जा रहे हैं और स्टोर से निकलने से पहले बेन को चूमती है। इससे बेन का दिल टूट जाता है और वह आखिरकार फिर से सो सकता है। अगले दिन उसे एक गैलरी से फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि वे उसकी कला चाहते हैं। बेन उत्साहित हो जाता है, इस बात से अनजान कि यह बैरी और मैट की ओर से एक और शरारत है। पार्टी से कुछ क्षण पहले हर कोई तैयार होना शुरू कर देता है और आईने के सामने बहुत समय बिताता है। बेन वादे के मुताबिक शेरोन को उठाता है और शॉन अपनी मौजूदा प्रेमिका के साथ आता है। को यह देखकर आश्चर्य होता है कि सूजी भी पार्टी में है, क्योंकि जेनकिंस उसके प्रेमी का भाई है। उनका एक दूसरे से अजीब लेकिन शालीन अभिवादन होता है और बेन बिना बुरा महसूस किए उसे अनदेखा कर देता है। जब शरारती डांसर आखिरकार आती है तो वह जेनकिंस के लिए एक अच्छा शो पेश करती है, लेकिन उसका अंग रक्षक उसे छूने से रोकता है। सीन पूरी बात रिकॉर्ड करता है और जब डांसर कैमरे की ओर मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी पुरानी पड़ोसी नताली है। इस बीच जेनकिंस शेरोन को चूमने की कोशिश करता है और उसे अपने कमरे में आमंत्रित करता है। शेरोन उसे मना करती रहती है, फिर भी जेनकिंस फिर भी उसके साथ छेड़छाड़ करता है। जब वह उसे जबरदस्ती कुछ पॉपकॉर्न खिलाता है तो वह उसे वापस उसके मुंह में थूक देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है, ये देखे बिना कि जेनकिंस का दम घुट रहा है। ऊपर बेन सूजी से टकराता है और वह फिर से हर चीज के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती और उसे चूम लेती है। ठीक उसी समय जब शेरो उन्हें देख लेती है, शेरोन पीछे मुड़ती है और जाने लगती है ताकि वह यह ना देख सके कि बेन सूजी को अपने से दूर धकेल रहा है। जब बेन को एहसास होता है कि शेरोन ने क्या देखा है तो वह चाहता है कि वह समय रोक सके या चीजों को सही ढंग से करने के लिए इसे पीछे भी घुमा सके। वह कुछ ऐसा सोचता रहता है जो वह उसे रोकने के लिए कह सके, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता और शेरोन पार्टी से चली जाती है, जबकि बैरी एक बक्से में नीचे की ओर खिसक जाता है। इसके बाद बेन शेरोन के अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन जब वह उसकी आवाज सुनती है तो वह दरवाजा खोलने से मना कर देती है। बेन किसी दूसरे व्यक्ति के बाहर आने का इंतजार करता है और चुपके से अंदर जाकर शेरोन के अपार्टमेंट में ऊपर की ओर भागता है। ठीक वैसे ही जैसे सूजी के साथ हुआ था, वह वहीं खड़ा रहता है जबकि शरण उस पर पूरी दुनिया के गुस्से के साथ चिल्लाती है। एक बार फिर बेन टूटे दिल और कुछ भी करने के लिए नहीं के साथ चला जाता है। अगली रात बैरी एक कॉलर के साथ काम पर आता है क्योंकि वह अपने स्टंट के दौरान चोटिल हो गया था और शेरोन कहीं नहीं दिख रही थी। जब बेन घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे फिर से इससे अनिद्रा है। अगले बुधवार को बेन गैलरी में जाता है और पाता है कि यह सब एक शरारत थी। हालांकि गैलरी का मालिक अभी भी उसके काम को देखता है और बहुत प्रभावित होता है, इसलिए इस बार बेन को उचित समय मिलता है। कुछ समय बाद शेरोन को बेन की अपनी प्रदर्शनी का निमंत्रण मिलता है। कार्यक्रम की रात सीन को एक और लड़की द्वारा ठुकरा दिया जाता है। बेन बहुत से लोगों को अपने काम की प्रशंसा करते हुए देखकर खुश होता है और उसे न्यूयॉर्क के गैलरी मालिक से एक कार्ड भी मिलता है, लेकिन उसकी आंखें केवल शेरोन के आने का इंतजार कर रही होती हैं। वह यह जानकर चौंक जाती है कि अधिकांश पेंटिंग्स में वह बिल्कुल आश्चर्यजनक दिख रही है। शरण बेन को उसकी सफलता के लिए बधाई देती है और बताती है कि उसे एक ट्रैवल एजेंसी में नई नौकरी मिल गई है। बेन पार्टी की घटना के लिए माफी मांगता है और शरण बताती है कि पेंटिंग्स खुद ही सब कुछ बयां करती हैं। उस समय बेन शेरोन को चूमता है और समय को रोकने का नाटक करता है, लेकिन वह शेरन को बिना रुके छोड़ देता है ताकि वे बाहर जा सकें। बर्फ गिरना बीच में ही रुक गई है और अब जोड़ा एक खूबसूरत नजारे के साथ चुंबन कर सकता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।